हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। मित्रों, ग्रेट पाठशाला चैनल की ओर से हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए कवर कर रहे हैं। अगर हम लोग पिछली कक्षाओं की बात करें, इसके अंतर्गत हम लोगों ने संविधान में अपने 4 पार्टों के लिए कंप्लीट कर लिया है। 4 पार्ट का मतलब आपके लिए पता होगा, हमारे संविधान में टोटल भागों की जो संख्या है, वो आपकी 22 भाग है और इसमें से हमने संविधान का भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया, भाग 3 हो गया और भाग 4 के लिए अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लिया है। एक बार हम लोग पीछे की ओर ज़रा रिवाइज़ करते हैं। संविधान के भाग 1 में हम लोगों ने जाना था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका अध्ययन किया है। इसके बाद में हम लोगों ने संविधान का भाग 2 का अध्ययन किया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा है और आपके लिए पता होगा कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं, ये हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें संविधान के भाग 3 की, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने मौलिक अधिकार मतलब यानी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए शामिल किया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके लिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं अगर हम लोग संविधान के भाग 4 की बात करें, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के लिए जाना है, जो कि आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं। फिर आपके लिए बताया जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा। इसके तहत हम लोग संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्यों के लिए शामिल करेंगे। इसका मतलब अनुच्छेद 51 का जो का है, वो आपके लिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देगा। और यहाँ पर अगर हम लोग अनुच्छेदों की बात करें, तो आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद 51 के काम में इसके लिए जोड़ा गया है। और अगर भाग की बात करें, तो ये संविधान का भाग 4 का आपका बना दिया है। तो आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, वो हमारा संविधान का भाग 5 रहने वाला है। और संविधान के अगर हम लोग भाग 5 की बात करें, तो ये हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है, संघ के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, जिसमें आपके अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये आपके जो अनुच्छेद हैं, वो आपके लिए किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, संघ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब एक बार हम लोग मोटे तौर पर जान रहे हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के आपके जो अनुच्छेद हैं, ये हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग इनके लिए 3 पार्टों में तोड़कर पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपके लिए जो पढ़ना है इसके अंतर्गत, वो आपके लिए पढ़ना है कार्यपालिका। सबसे पहले इसके अंतर्गत आपके लिए जो पढ़ना है, वो आपकी कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका के अंतर्गत अगर हम लोग अनुच्छेदों की बात करें, तो आप लोग कहेंगे कि संविधान में जो आपके 52 से लेकर 78 तक के अनुच्छेद हैं, वो आपके लिए किसके बारे में जानकारी दे रहे होंगे, कार्यपालिका के बारे में जानकारी दे रहे होंगे। सीधे सीधे से इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति हो गया भारत के अंतर्गत, हमारा जो भारत है, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। इनके लिए हम लोग किसके अंतर्गत जानेंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत जानते हैं। इसके अलावा आपके लिए दूसरा जो अध्ययन करना है, वो आपके लिए विधायिका का अध्ययन करना है। विधायिका के अगर हम लोग अनुच्छेदों की बात करें, तो आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक के जो संविधान में अनुच्छेद है, वो आपके लिए विधायिका के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। संसद के अंतर्गत अगर हम लोग लोकसभा हो गई, आपकी राज्यसभा हो गई, इनके बारे में जाने, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, विधायिका के अंतर्गत आएंगे। तीसरे वाले पार्ट में आपके लिए क्या पढ़ना है, तीसरे वाले पार्ट में आपके लिए पढ़ना है न्यायालय। न्यायालय के अंतर्गत आप लोगों के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना है। तो आप लोग कहेंगे कि यहां पर आपकी हो जाएगी न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत आपके लिए जो पढ़ना है, अनुच्छेदों की बात करें, तो आप लोग कहेंगे कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो अनुच्छेद हैं, वो आपके लिए न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। वहीं आपके 148 से जो आपकी शुरुआत है, वो आपकी कैग से होनी है। इसका मतलब चौथा जो आपके लिए पार्ट पढ़ना है, वो किसके बारे में जानकारी ग्रहण करनी है, कैग के बारे में, कंट्रोलर एडिटर जनरल के बारे में पढ़ना है, जो आपके लिए आर्टिकल 148 से लेकर 150 तक आपके लिए 51 तक पढ़ना है। तो आप लोग कहेंगे कि अगर हम लोग बात करें संविधान का जो भाग हमारा 5 है, संविधान के अगर हम लोग भाग 5 की बात करें, तो संविधान भाग जो 5 है, वो आपका अनुच्छेद कहाँ तक जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 52 से लेकर 151 तक जा रहा है। इसमें अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो हमें अनुच्छेद पढ़ने हैं, वो 52 से लेकर 151 तक पढ़ने हैं।
इसके लिए हम लोग 4 पार्टों में पढ़ रहे हैं। संघ जो है आपका, इसके लिए हम लोग 5 पार्टों में पढ़ रहे हैं। और ये आपका जो 5 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग कहेंगे सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में जानना है, इसके अलावा विधायिका के बारे में जानना है, न्यायपालिका के बारे में जानना है और हमें कैग के बारे में जानना है। तो एक एक करके हम लोग सबको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा ये आखिर कार्यपालिका क्या है, या फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो आपके लिए इसके मतलब समझने हैं। विधायिका का मतलब होता है जो विधेयक लेकर आता है, कानून जो लेकर आएगा, ठीक है, कानून जो लेकर आएगा, विधि जो बनाएगा, उसके लिए बोला जाएगा विधायिका। आपके लिए पता है कानून बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा। इसके लिए लागू कौन करता है, तो लागू करने वाला, अमल करने वाला जो होगा उसके लिए हम लोग बोलेंगे कार्यपालिका। तो विधायिका कानून लेकर आती है मतलब बनाती है, और इसके लिए अमल करने का काम, जो लागू करने का काम है वो कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। इसके अलावा आपके लिए पता होगा न्यायपालिका का फिर कार्य क्या होता है, कानून आया है विधेयक बन के, इसके अलावा राष्ट्रपति जब इस पर सिफारिश कर देंगे तो ये आपका कानून बन गया, मतलब लागू कर दिया गया, अमल हो गया इस पर। अब इसकी अगर समीक्षा करनी है, अगर इसकी समीक्षा करनी है तो समीक्षा करने का काम कौन करता है, आपका न्यायपालिका करता है। तो इसके अंतर्गत जो आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे संघ के अंतर्गत, वो हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। तो आइए आज हम लोग जो अध्ययन है वो राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सबसे पहला तो प्रश्न हमारा यही बनेगा कि आखिर हमने जो अपने संविधान में राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से ग्रहण करा है। आपके लिए पता होगा कि जो भारतीय संविधान है वो उदारी थैला है। यहाँ पर जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी के लिए हम लोगों ने किसी ना किसी देश के संविधान से एक्सेप्ट किया है। तो आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है वो हम लोगों ने कहाँ से उठाया है। तो आप लोग कहेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। इसका मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग के लिए पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यही लिखनी है कि जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो किसके समान है, ब्रिटेन के सम्राट के समान है। इसका मतलब इसके लिए हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के सम्राट के समान है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो अनुच्छेद 51 तक तो हम लोग जान चुके थे। अब राष्ट्रपति से जो आपके अनुच्छेदों की शुरुआत है वो आपके 52 अनुच्छेद से शुरुआत होती है। तो आखिर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान का ये जो अनुच्छेद 52 है ये हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। आर्टिकल नंबर 52। तो आपसे अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमें किसके बारे में जानकारी देता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमें 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपने देखा होगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। हमेशा भारत का ऑल टाइम क्या है, प्रधानमंत्री का तो पद खाली हो भी सकता है किसी कारणवश, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की जो जानकारी है वो हमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देगा, तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में लिखा रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि कार्यपालिका की जो शक्ति है, कानून जो लागू करवाता है, लागू करने के बाद इस पर जो अमल कराएगा, तो अमल करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है वो सारी की सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो आप लोग कहेंगे राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यही हमें क्या है, अगला अनुच्छेद बता देगा। तो अनुच्छेद 53 में कहा जाएगा कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में निहित होती हैं, राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं। तो ये हमें बताएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53। अभी आप लोग जान चुके कि कार्यपालिका का मतलब क्या होता है। कार्यपालिका का मतलब आप लोगों ने जाना है कि कानून, मतलब जो आपका विधेयक आया है इसके लिए लागू करने के बाद इस पर जो अमल करेगा वो आपका कार्यपालिका करती है। तो आप लोग कहेंगे कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, कार्यपालिका की शक्ति प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां किस पे निहित होती हैं, आप लोग कहेंगे राष्ट्रपति में निहित होती हैं।
आगे हम लोग चल रहे हैं अनुच्छेद 54 की ओर, लेकिन अनुच्छेद 54 से पहले आपके लिए अनुच्छेद 58 समझना है, क्योंकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दे रखा है कि आखिर ये जो राष्ट्रपति हैं इनके लिए वोटिंग करने का काम कौन करते हैं। राष्ट्रपति जब चुना जाएगा तो इनके लिए मतदान में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले हमें आखिर ये जानने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो 58 है भारतीय संविधान का, ये राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताएगा। वहीं हमारा जो अनुच्छेद 54 है संविधान का, वो हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानकारी देगा। तो आखिर हम लोग जानना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा रहा है। आर्टिकल 58। तो आप लोगों से अगर पूछे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है ये हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो आप लोग बोल देना कि राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो आखिर राष्ट्रपति का अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है तो इस पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो इसकी जो शर्त है, कंडीशन है, वो यही रहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो सबसे पहली कंडीशन यही बनती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, भारत की नागरिकता नहीं ग्रहण किए हुए तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि पहली कंडीशन होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा इसमें मिनिमम एज का क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर राष्ट्रपति अगर कोई बनना चाहता है व्यक्ति तो उसके लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए और अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग कहेंगे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम कितनी आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसके अलावा आपके लिए ध्यान रखना है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब आपसे अगर कहा जाए कि लाभ का पद क्या होता है तो संविधान में कहीं भी लाभ के पद के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कहां से, संसद का मतलब आपका अगर प्रधानमंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री से लेकर अगर आप गांव के प्रधान तक आ रहे हैं तो बीच में जितने भी पद आ रहे हैं, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, ग्राम प्रधान हो गया, इसके अलावा आपके जितने भी पद हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या है, लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग क्या है डीएम से पद की बात कर रहे हैं, आईएएस से लेकर अगर आप लोग चपरासी के तक की पद की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे पद आपके क्या है, लाभ के पद के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे कि अगर कोई राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ना चाह रहा है व्यक्ति तो वो किसी लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा एक आपकी कंडीशन ये भी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना चाहता है तो वो कम से कम लोकसभा के जो सदस्य है उसकी सदस्यता ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। तो आप लोग इनके बारे में पद की योग्यताओं में क्या बताओगे। पहला तो पॉइंट ये बताओगे कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा आपके लिए पता है कि जो एज है, आयु है, वो कितनी रखी गई है। तो आपके लिए पता होगा कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा बताया गया है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लाभ के पद का मतलब क्या है तो आप लोग बता देना कि अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से लेके आपके गांव का जो प्रधान है, इनके आपके जो पद हैं वो आपके लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इनके जो पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या है नौकरियों की बात करें तो आप लोग कहेंगे आईएएस, आपका जो डीएम हो गया, इससे लेकर आपका पियोन मतलब चपरासी तक के जो पद हैं वो आपके लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। हालांकि संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि कौन सा पद लाभ का पद होगा, कौन सा पद लाभ का नहीं होगा। लेकिन फिर भी माना जाता है कि आपका प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, गांव का प्रधान हो गया, ये सारे के सारे जो पद हैं वो आपके लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। जबकि डीएम हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, आपके सरकारी नौकरी वाले जितने भी आपके पद हैं चपरासी तक आपके, वो सारे के सारे क्या है लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो। तो अगला जो पॉइंट है वो आपका रहेगा कि लोकसभा का
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये आपके राष्ट्रपति के पद की क्या हो गई, योग्यताएं होगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद 58। चार योग्यताएं कौन कौन सी दे रखती हैं। सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक है, अच्छी बात। एज का क्राइटेरिया क्या है, तो उसने क्या है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। क्या वो 34 वर्ष की अगर आयु पूर्ण कर चुका है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं लड़ेगा, क्योंकि जो मिनिमम एज है वो कितनी दे रखी है, 35। क्या उसने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल रख सकता है, क्योंकि मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका 35 वर्ष रहता है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद के बारे में आपके लिए बता दिया गया है। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का आखिर जो चुनाव है वो आपका कैसे होगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है कि आखिर राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट करेंगे, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकते हैं। क्या हम लोग चाहें तो हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो आखिर कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेंगे, इनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। तो ये जो जानकारी वो हमें भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से मिलेगी, तो ये अनुच्छेद 54 से हमें प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 54 में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी देगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो इसके बारे में जो हमें जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 से मिलती है। अब देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, आखिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेंगे। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर आपसे बात की जाए कि संसद के हमारे जो सदन है वो कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे कि जो संसद के सदन है तो 2 सदन है। एक आपका क्या हो गया, लोकसभा हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, राज्यसभा हो गया। संसद के आपके 2 सदन है। अंग की अगर बात करें तो अंग तो आपके 3 है, क्योंकि तीसरा अंग प्रेसिडेंट के लिए शामिल कर लिया था। लेकिन अगर सदनों की बात करें तो संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। सीटों की संख्या ज्यादा कहां पे है, लोकसभा में, कम कहां पे है, राज्यसभा में। लेकिन उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा के लिए, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा आपकी भंग हो जाती है, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या है, निम्न सदन बोलते हैं। तो संसद के आपके जो दोनों सदन है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसके आपके क्या है, निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब आपके जो एमपी हो गए, इसके अलावा आपके राज्यसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा में आपके जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी कैसे निर्वाचित, वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बता देंगे कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग बताएंगे जैसे संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। यहां पर आपके लिए ये ध्यान रखना है, वो जानबूझ के प्रश्न में आपके लिए उलझाएगा। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? आपके लिए पता है कि राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को क्या है, राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। इनका चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके लिए ध्यान रखना है ऐसे 12 सदस्य। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करता था, 2 एंग्लो इंडियन के लिए चुनता था। हालांकि राष्ट्रपति ने जो एंग्लो इंडियन है इसके पद को अब क्या है, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन आपके लिए ध्यान रखना है ये मनोनीत वाले जो पद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वैसे भी राष्ट्रपति इनके लिए चुनना है तो सीधी सी बात है, ये वोटिंग भी किसके लिए करेंगे, राष्ट्रपति के पक्ष में ही करेंगे। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, वही केवल और केवल किसमें शामिल होंगे, वही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आप लोगों के लिए पता है कि अगर सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में आपकी क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है।
ऐसे अगर हम लोग स्टेट पर आए तो स्टेट में आपके लिए पता होगा कि अगर हम लोग राज्य की बात करें तो राज्य में आपके 2 सदन मिलते हैं। राज्य में भी आपका क्या जो विधानमंडल है वो आपका कहीं कहीं 2 सदनात्मक मिलेगा, जिसमें आपके क्या है विधानसभा शामिल होती है। एक तो आपकी क्या है विधानसभा होगी, दूसरा आपका क्या हो जाएगा विधान परिषद। ये आपकी स्टेट की बात हो गई। राज्य की अगर हम लोग बात करें, राज्य की अगर बात करें तो आप लोग कहेंगे कि राज्य में आपका क्या है, राज्य में आपके विधानसभा और विधान परिषदें होती हैं। जिस प्रकार से आपके संघ यूनियन में आपके क्या है लोकसभा और राज्यसभा। अब लेकिन आपके लिए पता होगा कि भारत में केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें आपकी क्या है विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। तो 6 राज्यों में तो क्या है विधान परिषदें हैं, बाकी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। इसका मतलब विधान परिषदों से यह अधिकार छीन लिया गया है कि इनके सदस्य अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते। तो केवल और केवल राज्यों में जिन राज्यों के पास में क्या है विधानसभाएं हैं वही केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बता देंगे कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या विधान परिषद के निर्वाचित या फिर मनोनीत सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत के केवल 6 ही स्टेट आपके ऐसे हैं जिनमें आपकी विधान परिषदें हैं। जब सभी स्टेट में आपकी विधान परिषद नहीं है तो फिर विधान परिषद के सदस्यों के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा आपके लिए यह भी ध्यान रखना है कि 2 हमारे यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनमें आपकी विधानसभाएं हैं। ठीक है, एक तो आपका कौन सा हो गया दिल्ली हो गया, दूसरा आपका पुदुचेरी हो गया। हालांकि जम्मू में भी है आपकी, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि दिल्ली हो गया और पुदुचेरी हो गया, इनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। और इनके लिए जो अधिकार है वो आपका कब है 1990 में दिया गया है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल दिल्ली और आपकी पुदुचेरी। तो ये राष्ट्रपति का आपका निर्वाचक मंडल हो गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या संघ में अगर हम लोग बात करें टॉप पर आपका कौन है संसद, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा हो गया राज्यसभा हो गया, इनके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए क्या है वोटिंग करेंगे। राज्य की अगर बात करें तो राज्य में उसी प्रकार आपका विधानमंडल में कौन कौन है विधानसभा शामिल और आपकी विधान परिषद शामिल है। लेकिन सभी राज्यों के बाद में विधान परिषद ना होने के कारण जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी आपकी जो विधानसभाएं हैं इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 58 में आपकी योग्यताएं हो गई, 54 में आपका निर्वाचक मंडल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि अनुच्छेद जो 55 है राष्ट्रपति के संदर्भ में वो आपके लिए क्या बताएगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अनुच्छेद 55 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 की बात करें तो ये बताता है अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 आपके लिए बताएगा निर्वाचन की रीति। ठीक है, निर्वाचन की रीति कि आखिर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस पद्धति के द्वारा होता है। निर्वाचन की रीति, रीति का मतलब होता है विधि, कि आखिर राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो किस विधि के द्वारा होना है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपका एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि गांव में आपके जब ग्राम प्रधान के चुनाव चलते हैं, इलेक्शन जब मतदान उनके कराए जाते हैं, तो आपने देखा होगा आपके पास में केवल एक अधिकार होता है कि मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप केवल एक ही कैंडिडेट के लिए क्या है वोट दे सकते हैं। आपकी इच्छा है कि मुझे क्या है 4 कैंडिडेट पसंद है, लेकिन आप वोट किसके लिए दे सकते हैं केवल एक ही कैंडिडेट के लिए वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। आपके लिए पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर क्या है 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और आपके लिए लग रहा है कि मुझे चारों के लिए वोट दें, तो आप लोग चारों के लिए क्या है वोट दे सकते हैं। लेकिन आप वरीयता देंगे कि आप पहले नंबर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करेंगे तो आप उसके लिए पहली वरीयता दे देंगे।
किसी के लिए क्या है उससे कम पसंद कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरी वरीयता, और आप चौथे के लिए बिल्कुल ना के बराबर पसंद कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या है चौथी वरीयता दे सकते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो जब वोटिंग करी जाएगी तो एक व्यक्ति क्या है जितने भी कैंडिडेट खड़े हो उन सभी के लिए क्या है वोटिंग करता है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति है वो आपकी कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक या आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब विधि की जानकारी देगा कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट जी का चुनाव होता है वो किसके माध्यम से होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति क्या है जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए अपना वोट दे सकता है। इसका मतलब उसकी जो वोट की वैल्यू है वो सभी कैंडिडेटों में क्या है बांट दी जाती है। जिसके लिए वो ज्यादा पसंद करेगा उसके लिए वरीयता 1 दे देगा। तो वरीयता क्रम के अनुसार यहाँ क्या होता है, वोट देना होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अनुच्छेद 56 की ओर कि आखिर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 56 है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में हमें क्या जानकारी देता है। तो अनुच्छेद अगर हम लोग 56 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 हमें जानकारी देता है पदावधि के बारे में कि आखिर राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो आपकी कितनी रहती है। तो आपके लिए पता होगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का रहता है, 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति का जो पदावधि है, राष्ट्रपति जिस दिन पद धारण करेगा, जिस दिन पद ग्रहण करेगा, शपथ लेगा अपने पद की, उससे आने वाले 5 सालों तक वो अपने पद पर क्या है लगातार बना रहेगा। तो राष्ट्रपति की पदावधि का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा करता है, 56 करता है। लेकिन आपके लिए यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो समय से पहले, टाइम पूरा होने से पहले भी क्या है त्यागपत्र दे सकता है, और वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसके लिए देगा, उपराष्ट्रपति के लिए देता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का ये दायित्व होगा कि वो क्या है इस बात की तुरंत सूचना किसके लिए देगा, लोकसभा अध्यक्ष के लिए देता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो अपना त्यागपत्र ठीक है किसके लिए दे सकता है, उपराष्ट्रपति के लिए दे सकता है, उपराष्ट्रपति के लिए दे सकता है। और उपराष्ट्रपति इसकी जो तुरंत सूचना है वो किसके लिए देता है, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए देता है, स्पीकर के लिए इसकी सूचना देता है। और आपके लिए यह भी ध्यान रखना है कि जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुनकर आया जाता है तब तक क्या है जो पुराने वाले राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर क्या है कार्यरत रहते हैं। तो अनुच्छेद 56 क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में जानकारी देता है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, अनुच्छेद जो 57 है भारतीय संविधान का, ये हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो 57 है वो पुनर्निर्वाचन के बारे में बताएगा, पुनर्निर्वाचन के बारे में जानकारी देता है। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में पुनर्निर्वाचन की कोई जानकारी नहीं दे रखी है, कि ऐसा नहीं है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो केवल और केवल एक बार ही चुनाव लड़ सकता है। भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार क्या है वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के बारे में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार क्या है जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो लड़ने के लिए क्या है स्वतंत्र है, इसकी कोई टाइम पीरियड लिमिट कोई नहीं दे रखी है। तो आप लोग कहेंगे पुनर्निर्वाचन का मतलब कि जो टाइम है ठीक है इसकी कोई बाउंडिंग नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ सकता है। 58 आप लोग पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद जो 58 है वो किसके बारे में बताता है। अब अनुच्छेद हम लोग बता रहे हैं, अनुच्छेद आर्टिकल, चलो एक बार हम यहाँ पे नोट कर लें कि अनुच्छेद जो 58 है वो किसके बारे में बता रहा है। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद जो 58 है वो किसके बारे में बताएगा, योग्यताओं के बारे में बताता है। और योग्यताएं आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं हैं वो क्या होती हैं, 35 वर्ष की मिनिमम आयु, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल अब हम लोग बढ़ रहे हैं 59 पर कि आखिर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 59 है ये हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा रहा है। तो आर्टिकल 59 के बारे में जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 59 क्या बताएगा। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की
शर्तों का उल्लेख दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पद की जो शर्तें हैं इनका उल्लेख किसमें दे रखा है, तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद 59 में इसका उल्लेख दे रखा है। इन अगर शर्तों की बात करें तो क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति के जो पद की शर्तें इनमें दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, अगर कोई व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति का कोई चुनाव पद का चुनाव जीत जाता है और उस दौरान अगर वो क्या है किसी लाभ का पद धारण किए हुए, तो लाभ के पद को क्या है त्यागना पड़ेगा। इसका मतलब उस दिन से लाभ का पद क्या माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। इसके अलावा कि अगर वो क्या है संसद के किसी सदन का सदस्य हो, अब वो क्या है राष्ट्रपति बन गया है, तो उसी दिन से संसद के जो सदन की सदस्यता है वो आपकी क्या मानी जाएगी, त्यागी हुई मानी जाएगी। इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि सदन का सदस्य ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, अगर सदस्य रहते हुए वो चुनाव जीत जा रहा है तो उसी दिन से उसका जो पद है संसद के सदन का वो क्या है त्यागा हुआ माना जाएगा। इसके अलावा लाभ के पद पर ना हो, इसके लिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि लाभ के पद पर ना हो। अगर राष्ट्रपति क्या है चुनाव जीत जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसका लाभ वाला जो पद था वो उस दिन से क्या है समाप्त हो गया है। इसके अलावा आपके लिए ध्यान रखना है कि इसमें राष्ट्रपति की उपलब्धियों के बारे में दे रखा है। उपलब्धियों का मतलब है इनके वेतन का उल्लेख किया गया, वेतन हो गए, भत्ते हो गए, इनकी जो जानकारी वो शर्तों में दे रखे हैं। जैसे आपके लिए पता होगा कि राष्ट्रपति के अगर हम लोग वेतन की बात करें तो आपके लिए पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है इसके लिए 5 लाख रुपए प्रति माह प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इमरजेंसी भी लग रही है भारत में, अगर आपातकाल की भी कंडीशन लग रही है तो भी राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। इसके अलावा क्या है इसके स्थान के बारे में मतलब निवास के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी का जो निवास है वो कहाँ पे होगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि ग्रीष्म काल की अगर बात करें, गर्मियों की अगर हम लोग छुट्टियों की बात करें तो आपके लिए बताया ग्रीष्म काल में जो राष्ट्रपति हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए चले जाते हैं। ग्रीष्म काल में जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ रहने के लिए चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। और जब शीतकाल वाले सत्र आएगा, ठीक है, जब आपका शीतकाल वाला सत्र आएगा तो शीतकाल वाले सत्र में ये आपके हैदराबाद में रहने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे राष्ट्रपति के पद की शर्तें, सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद का धारण नहीं करा हो, उपलब्धियों का मतलब वेतन के बारे में जानकारी दे रखी है। लाभ के अगर राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो पद पर रहने के दौरान इनके लिए 5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में इनके लिए मिलेगा। हालांकि पहले से अमाउंट फिक्स नहीं था, इसमें क्या है चेंजेस करते रहते हैं। आपातकाल की भी अगर कंडीशन लग जाती है तो इनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। निवास ग्रीष्म काल में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, और शीतकालीन वाले सत्र में ये हैदराबाद इनका निवास स्थान हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अनुच्छेद 60 की ओर कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अनुच्छेद 60 है वो किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है, आप इसके लिए इस प्रकार से ध्यान रखना है कि सा से आपका क्या है 60 है और सा से आपका क्या होता है शपथ। तो राष्ट्रपति जी जब आपका चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतने के बाद में क्या है इनकी शपथ का प्रावधान दिया जाएगा। ये संविधान के समक्ष क्या है शपथ लेंगे। ठीक है, तो जो शपथ का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाने का काम कौन करता है। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लिए क्या है शपथ दिलाने का काम करेगा। तो राष्ट्रपति के लिए जो शपथ है वो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो कंडीशन ये बन गई कि किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उस समय क्या है अनुपस्थित है और राष्ट्रपति के लिए क्या है शपथ ग्रहण करनी है, तो फिर क्या होगा कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में इसके अलावा कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद में क्या है वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, ऊंचे दर्जे का व्यक्ति हो, उसके द्वारा क्या है राष्ट्रपति जी के लिए पद की शपथ दिला दी जाएगी। तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति के लिए जो शपथ है वो कौन दिलाता है, सीजेआई। सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ये क्या है किसी कारणवश अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद की क्या है शपथ दिलाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि राष्ट्रपति के अगर पद को हटाना है,
राष्ट्रपति के पद को अगर क्या है हटाना है, राष्ट्रपति के पद को नहीं, सॉरी, अगर राष्ट्रपति के लिए क्या है पद से हटाना है, राष्ट्रपति के लिए अगर पद से हटाना है तो राष्ट्रपति के लिए उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो साबित कदाचार के आधार पे कि राष्ट्रपति अब काम करने के लायक नहीं रहे हैं, या फिर राष्ट्रपति पागल या दिवालिया हो चुके हैं, या फिर राष्ट्रपति संविधान का क्या है अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इसके आधार पर राष्ट्रपति के लिए उसके पद से हटाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया जाता है जिसके लिए बोला जाता है महाभियोग प्रस्ताव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सीधे सीधे पूछेगा कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग है इसके बारे में कौन सा आर्टिकल हमें जानकारी देता है। तो आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी महाभियोग प्रक्रिया रहती है। इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है वो आपको क्या है महाभियोग के बारे में जानकारी देगा। तो आप लोग बोल देना कि आपसे पूछा जाए कि महाभियोग राष्ट्रपति पर क्यों लगाया जा रहा है, तो बोल सकते हैं आप लोग कि साबित कदाचार। ठीक है, साबित कदाचार का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद को संभालने में क्या है असमर्थ हो चुके हैं। ठीक है, साबित क्या है कदाचार है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी का किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या है मोह हो गया है, अपने राष्ट्र को छोड़कर वो किसी दूसरे राष्ट्र की ओर क्या है मोह ले रहे हैं, तो इसके आधार पर हटाया जा सकता है। या फिर वो क्या है संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। संविधान के अतिक्रमण का मतलब ये हो गया कि मंत्रिमंडल की किसी भी बात के लिए वो नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर उनसे किसी कार्य के लिए कह रहा है तो वो सीधे सीधे डायरेक्ट ना कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने क्या है संविधान का अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण अगर कर लिया है तो उनके खिलाफ क्या लाया जाएगा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का अतिक्रमण के द्वारा राष्ट्रपति पर क्या है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपका ये जो महाभियोग प्रस्ताव है ये होता किस प्रकार का है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग क्या है महाभियोग प्रस्ताव की बात करें तो महाभियोग प्रस्ताव के बारे में आपके लिए ये ध्यान रखना है कि संसद के आपके कितने सदन, 2 सदन, एक तो आपका लोकसभा हो गया, दूसरा आपका राज्यसभा हो गया। संसद के आपके 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनमें से किसी भी सदन में, ऐसा जरूरी नहीं है केवल और केवल राज्यसभा वाले ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं या केवल और केवल लोकसभा के लेकर आएंगे। संसद के जिस सदन को लग रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है वो सीधे सीधे क्या है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। इसका मतलब आप लोग बताएंगे नोट करते हुए कि जो आपका महाभियोग का प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो पहल है वो किसी भी सदन में हो सकती है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा वाले चाहे तो लोकसभा वाले ला सकते हैं या फिर राज्यसभा वाले राज्यसभा वाले। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? अरे भाई राष्ट्रपति के लिए सूचित करना होगा। अगर आप किसी के खिलाफ अगर षड्यंत्र कर रहे हैं तो आप बेशक उसके लिए नहीं बताते, लेकिन राष्ट्रपति के लिए आप लोग हटाने की बात करें, पूरे देश का जो मुखिया है राष्ट्रपति, हमारे देश का पहला नागरिक, आप इसको क्या है इसके पद से हटाने की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के लिए आपके लिए क्या है सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ क्या है महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो इसकी जो सूचना है वो 14 दिन पहले देने क्या होती है अनिवार्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव आप लोग लेकर आ रहे हैं तो इसकी सूचना कितने दिन पहले दोगे? तो आप लोगों के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति के लिए देनी क्या है अनिवार्य है। तो आप लोग बताएंगे यहां पे कि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना प्रेसिडेंट को देनी अनिवार्य है। इसके अलावा क्या होगा कि मान लो लोकसभा वाले चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आना चाह रहे हैं, तो लोकसभा वालों ने क्या है 14 दिन पहले सूचना किसके लिए दे दी? 14 दिन पहले सूचना दे दी किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अब आगे क्या होगा? अब आपके लिए आगे ध्यान रखना है कि जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर क्या है हस्ताक्षर करेंगे, सहमति जाहिर करेंगे कि हाँ हम लोग राष्ट्रपति के खिलाफ क्या है महाभियोग प्रस्ताव आप जो लेकर आ रहे हैं वो क्या है सही है, हम लोग इसके लिए क्या है वैलिडिटी दे रहे हैं कि आप राष्ट्रपति के खिलाफ क्या है महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। जितने सदस्य थे उसका 1/4 सदस्य क्या है हस्ताक्षर कर दिए, इसका मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ क्या हो गया महाभियोग प्रस्ताव। अब अगर उस सदन में क्या है नेक्स्ट स्टेप में 2/3 बहुमत से
2/3 बहुमत से अगर ये क्या हो जाए, पारित हो जाए, मान लो 60 लोग मौजूद हैं, 60 का 2/3 आप लोग करेंगे तो 60 का 2/3 आप लोग कहेंगे कि 40 लोग, 40 अगर उस पर सहमति कर दे कि हाँ ये जो प्रस्ताव है वो सही है, इसके बाद में आपका कहां है, अगले सदन में जाएगा, इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट सदन में जाएगा, अगले सदन में जाएगा, और अगले सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से ये क्या कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए, 2/3 बहुमत से क्या कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए, तो उसी दिन से राष्ट्रपति के पद का क्या समझा जाएगा, त्याग समझा जाएगा। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति क्या है, दूसरे वाले सदन में अपना पक्ष रख सकता है या फिर अपने किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें क्या है, शामिल कर सकता है, वो इसकी जो जानकारी है वो देख रेख कर सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसका विस्तृत रूप से उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किन परिस्थितियों में ला जाएगा, तो साबित कदाचार हो गया, राष्ट्रपति क्या है, किसी राष्ट्रपति का झुकाव किसी अन्य राष्ट्र की ओर हो गया है, या फिर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब अपनी मंत्रिमंडल की बात के लिए नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो कौन से सदन के द्वारा लाया जाएगा, तो कोई भी ला सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि सूचना कितने दिन पहले देनी होगी, 14 दिन पहले। संसद के जो जिस सदन में लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्य क्या कर दें, हस्ताक्षर, 2/3 बहुमत से क्या हो जाए, पारित, अगले सदन में जाए, अगले सदन में भी क्या है, 2/3 बहुमत से क्या हो जाए, पारित, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद क्या समझा जाएगा, खाली समझा जाएगा। तो ये आपका जो अनुच्छेद है वो 61 इसके बारे में जानकारी देता है। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद में अगली जो अगला राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इसकी शक्तियां हैं, पावर्स रहने वाली है, उसके लिए हम लोग कल की कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर आपके लिए एक पॉइंट में और नोट बता देना चाहता हूं कि आपके लिए ये नोट कर लेना आप लोग, मैं पहले बताना आपके लिए भूल गया कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो इसके लिए क्या है, 50 तो आपके प्रस्तावक होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है तो इसके चुनाव के लिए 50 तो क्या है, प्रस्तावक होने चाहिए, मतलब 50 प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है कि वास्तव में राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो लड़ने के लायक है या फिर नहीं है। 50 ही इसका क्या है, अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक का मतलब क्या है, समर्थक करता होने चाहिए, कि 50 लोग समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में ऐसा है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। फिर आपके लिए क्या है, रिजर्व बैंक और आपकी जो इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति जी के लिए, इसमें राष्ट्रपति के लिए 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है, 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। और अगर ये 1/6 वैध मत अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर इनकी जो जमानत राशि है इसके लिए आरबीआई के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। आरबीआई के द्वारा क्या है, जब्त कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी का अगर कोई चुनाव लड़ता है तो इसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 मतलब नाम लेकर आ रहा है राष्ट्रपति को, 50 इसके समर्थन करने चाहिए, अनुमोदक करता होने चाहिए। 15,000 रुपए की राशि कहां जमा करेगा, आरबीआई में। और अगर टोटल वैध मतों के 1/6 वैध मत ये प्राप्त नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति की जमानत राशि आरबीआई के द्वारा जब्त कर दी जाएगी। तो एक बार हम लोग क्या है, फास्ट टैग रिवीजन करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितना जाना है। संविधान का भाग हम लोग 5 का अध्ययन कर रहे हैं। आर्टिकल अगर हम लोग बात करें तो 52 से लेकर 151 तक के जो अनुच्छेद हैं वो संघ के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। संघ में हमें जो आज का टॉपिक है स्पेशली वो हमें किसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कहेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद की जो शुरुआत है वो आपकी क्या है, ब्रिटेन के सम्राट के समान है। राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका जो पहला आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल कौन सा होगा, 52 होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भाई अनुच्छेद 53 में कह दिया गया कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है वो आपकी किसके हाथ में होगी, राष्ट्रपति के हाथ में आपकी निमित्त होती है। इसके अलावा आर्टिकल अगर 54 की बात करें तो आप लोग कहेंगे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 54 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी दे रखी है कि आखिर ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जो राष्ट्रपति के मतदान में, चुनाव में क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे। अनुच्छेद अगर 55 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दे रखी है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्टिकल अगर 56 की बात करें तो आर्टिकल 56 में क्या राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है कि राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा उससे आने वाले 5 वर्षों तक वो क्या है, पद पर अपना बना रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण वो अपना त्यागपत्र देना चाह रहा है तो वो उपराष्ट्रपति के लिए अपना त्यागपत्र दे देगा और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसके लिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए देता है। राष्ट्रपति के लिए उसको पद से क्या है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, जो कि आपका आर्टिकल 61 में बताया जाएगा। आर्टिकल अगर 57 की बात करें तो आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है कि भारत में राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में ये कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि राष्ट्रपति केवल एक बार चुना जा सकता है, 2 बार या 3 बार। राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार क्या है वो
राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। आर्टिकल अगर 58 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 58 है वो राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के बारे में बताएगा। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, और इसके अलावा क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल अगर 59 की बात करें तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं। आर्टिकल अगर हम लोग 60 की बात करें तो आर्टिकल 60 आपके लिए क्या, राष्ट्रपति के पद की शपथ के बारे में बताएगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य है वो भारत के सीजीआई करते हैं, और किसी कारणवश अगर सीजीआई अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाएगा। भाई अनुच्छेद अगर हम लोग 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 आपके लिए महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताएगा कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या है, संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, या तो लोकसभा ला सकता है या फिर राज्यसभा इसके लिए ला सकता है। आपके लिए यह भी ध्यान रखना है कि महाभियोग में जो वोटिंग है वो कौन करेंगे, केवल लोकसभा और राज्यसभा इनके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों प्रकार के सदस्य इसमें क्या है, वोटिंग करते हैं। तो ये आपके लिए नोट कर लेना था कि इनमें जो वोटिंग है वो आपके कौन कर रहे हैं, दोनों वोटिंग कर रहे हैं, मतदान आपके इसमें दोनों कर रहे हैं। मतदान करने का अधिकार दोनों के लिए है, बोथ लोकसभा और राज्यसभा इनके निर्वाचित भी हैं, इसके अलावा मनोनीत सदस्य दोनों क्या है, इसमें मतदान कर सकते हैं। तो मित्रों आज की जो हमारी कक्षा है इसके लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं पुनः कल, तब तक के लिए जय हिंद।